दोस्तों, एक जिले को सही रूप से संचालित करने और गैर कानूनी गतिविधियों के साथ साथ उस जिले को अच्छी तरीके से मैनेज करने का कार्य एक एसपी का होता है। एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। एक एसपी या फिर पुलिस अधीक्षक एक जिले के पुलिस बल का प्रमुख होता है, यानी कि पुलिस बल का हेड होता है। दोस्तों, एक कांस्टेबल से लेकर एक सहायक पुलिस अधीक्षक तक सभी उसके अंदर काम करते हैं और उसके हर एक आदेशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटैम्प्ट ले सकते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एक एसपी की जिम्मेदारी होती है कि वह जिले में हो रहे करप्शन, टेररिज्म या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से अपने जिले को सुरक्षित और शांति बनाए रखे। कानून और व्यवस्था संभालने के साथ साथ ही अपराध को पूरी तरह से रोकने के लिए एसपी की ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि एसपी दो तरीके से बना जा सकता है, एक यूपीएससी के द्वारा और दूसरा स्टेट पीसीएस के एग्जाम के द्वारा। यूपीएससी के द्वारा एसपी कैसे बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ समझिए कि जब आप स्टेट पीसीएस से डीएसपी बनते हैं तब आप प्रमोशन के थ्रू एसपी बन सकते हैं। स्टेट पीसीएस के द्वारा डायरेक्ट एसपी नहीं बना जा सकता। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी के द्वारा एसपी कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, हर साल यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम ली जाती है। इसके थ्रू दो सर्विस होती है, एक आईएएस और दूसरा आईपीएस। एसपी बनने के लिए आपको आईपीएस चूज करना होगा, इसके बाद ही आप एसपी बन सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन आईपीएस के लिए एक टेस्ट बढ़ जाता है, वो है फिजिकल टेस्ट। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। दोस्तों, यहाँ आप पूछेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास होने के बाद जितने भी आईपीएस बनते हैं उन्हें जॉब किस चीज़ की मिलती है। तो आपको बता दूं कि जितने भी एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी होते हैं वे सभी आईपीएस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो, आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के मामले में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि आईएएस या आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। अब बारी आती है एज क्राइटेरिया की। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। सिविल सर्विस के फॉर्म में एज को लेकर जो क्राइटेरिया है वो 21 से 32 साल है। ये एज क्राइटेरिया जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 21 से 35 साल और एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल। अगर आप जम्मू और कश्मीर से हैं तो जनरल के लिए 21 से 37 साल। वहीं फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट के लिए 10 साल छूट है और वे मैक्सिमम 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिजेबल्ड हैं, जैसे ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, उनमें जनरल के लिए मैक्सिमम 37 साल, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 साल तक है। ये एज लिमिट तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दोस्तों, आईएएस के लिए कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आईपीएस बनने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है। दोस्तों, आईपीएस के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइट कितनी चाहिए। एग्जाम देने के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 165 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवार की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 160 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवार की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जानते हैं चेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है।
एग्जाम देने के लिए पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार के लिए 79 मतलब 79 सेंटीमीटर। अगर आई साइट की बात करें तो कमज़ोर आँखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। स्वस्थ आँखों के लिए डिस्टेंस विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। वहीं बोलते समय कैंडिडेट को हकलाना नहीं चाहिए। मेडिकल टेस्ट के वक्त महिला का प्रेग्नेंट भी होना नहीं चाहिए। इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर कहीं समझ नहीं आ रही है तो कमेंट कर सवाल जरूर पूछिए। अब जानते हैं सिविल सर्विस मतलब IAS IPS एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है ये पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको पता चल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस का फॉर्म फरवरी में निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है। दोस्तों, आप फॉर्म काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट कम होता है। ओके, अब जानते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब IPS के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट जनरल से बिलोंग करते हैं वे 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, OBC 9 अटैम्प्ट और SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो वे एज लिमिट खत्म होने तक अटैम्प्ट दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए अप टू द एज लिमिट है। तो दोस्तों, एक बात और कि ये अटैम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में बैठेंगे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहले जनरल स्टडीज और दूसरा CSAT का होता है। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होता है। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हिंदी या इंग्लिश किस में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ से सवाल पूछा जाता है, जैसे करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इशूज, जनरल साइंस वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। आपको हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2 से 3 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है। इसके लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ जाइए, हर रोज़ पढ़िए। आपको जनरल इशूज पर फोकस करना है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया और अदर कंट्री के बीच क्या डील हो रही है। आपको 8th, 9th, 10th, 12th तक की बुक पढ़ जानी है। आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ टीवी पर जनरल इशूज पर चल रहे डिबेट को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल के न्यूज़ होते हैं। वहीं ज़्यादातर टॉपर्स राज्यसभा टीवी देखने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जिससे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये तो था फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब सवाल होगा कि दूसरे पेपर में क्या है। ये पेपर CSAT का है। इसमें बैंक, SSC जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग आदि। अब सवाल है कि आखिर पहला और दूसरा पेपर में अंतर क्या है। तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि दूसरा पेपर यानी CSAT सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको 200 में से 66 नंबर लाने हैं। पहला पेपर आपका मेरिट बनाता है, जिससे आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन होता है। ओके, यहाँ तक तो बातें हुई प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग स्टेज होता है। ये एक प्रक्रिया है सेकेंड स्टेज में जाने का, मतलब मेंस एग्ज़ाम में जाने का। मेरिट के लिए प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुटता है। अब जानते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहता है। पिछली बार यानी 2018 में जनरल के लिए 200 में से 58 नंबर लाने थे, तो OBC के लिए 96.66 नंबर लाने थे। वहीं SC को 84 नंबर, ST को 83.34 नंबर लाने थे। वहीं 2019 में प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल के लिए 200 में से 98 नंबर लाने थे, EBC को 90 नंबर, OBC को 95.34, SC को 82 और ST को 77.34 नंबर लाने थे। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 1750 नंबर का होता है। 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है,
क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है इन्हीं 7 पेपर से बनती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन आपको 33% नंबर लाना पड़ता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का है और दूसरा लोकल लैंग्वेज का, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची में दर्ज है। अब सवाल है कि मेंस एग्जाम के पेपर का सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले पेपर 1 में आता है जनरल एसे। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको निबंध लिखना है, जैसे सोशल इशू, पॉलिटिक्स, योजनाएं। एग्जाम में 2 एसे लिखने पड़ते हैं, मतलब 125 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 में जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। थर्ड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। फोर्थ पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर 5 आता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है। अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें तो आप किसी भी टॉपिक पर क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, किसी घटना पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स क्या है, इसका आंसर लोगों द्वारा अलग अलग हो सकता है। जैसे पॉलिटिक्स किसी के लिए सेवा करने का मौका है, तो किसी के लिए मिनिस्टर बनने का मौका, किसी के लिए फेमस होने का मौका। दोस्तों, पेपर 6 और पेपर 7 में ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको उसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ खास बात यह है कि इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 6th और 7th के होते हैं। अब मेंस के कट ऑफ पे बात करते हैं। पिछली बार यानी 2018 का जनरल के लिए कट ऑफ 774 गया, ओबीसी के लिए 732, एससी के लिए 719 और एसटी के लिए 719 गया था। वहीं 2019 में जनरल के लिए कट ऑफ 751, ईबीसी को 696, ओबीसी को 718, एससी को 706, एसटी को 699 नंबर लाने थे। आपको ये नंबर कम लग रहा होगा, लेकिन असल में इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर लाना काफ़ी मुश्किल है। एक एक नंबर पर रैंक बदल जाती है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू लेवल पे। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये काफ़ी टफ होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर टॉपर्स ने बताया है कि स्टूडेंट पीटी मेंस तो पास कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यू में छंटने के कई कारण हैं, जैसे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने का तरीका, इंटरव्यू रूम में इन करने का तरीका, अपनी ड्रेस कैसा पहना हुआ है, इन सभी चीज़ों पर वहाँ फोकस किया जाता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पिछली बार यानी 2018 का फाइनल कट ऑफ कितना रहा, आइए जानते हैं। जनरल के लिए 982 रहा, ओबीसी के लिए 938, एससी का 912, वहीं एसटी के लिए 912 था। वहीं 2019 में फाइनल कट ऑफ जनरल के लिए 961, ईबीसी को 909, ओबीसी को 925, एससी को 898, एसटी को 893 था। फॉर्म भरते समय ही पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी सर्विस पसंद करते हैं। 3 सर्विस को, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी सर्विस सेंट्रल सर्विस में आती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इनकी सैलरी अलग अलग होती है कि आपका रैंक क्या है, किस कैटेगरी की जॉब मिली है। जैसे एसपी की सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार प्रोबेशनरी पीरियड में, मतलब एंट्री लेवल पर 70,000 के करीब होती है, और साथ में डीए, एचआरए सहित बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए। इसमें सबसे पहले आता है सिलेबस। आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझो ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। टाइम टेबल मैनेज करना होगा ताकि आप किसी दूसरे काम में अपना टाइम वेस्ट ना कर दें। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो और अपने मन की करो। टॉपर का इंटरव्यू देखो, लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपके अपनी पसंद का हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।